तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम वर्चुअल क्लब में आदरणीय संजीव जायसवाल संजय जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि आप यहाँ आए। मैं उषा छाबड़ा, कुछ महीने पहले मैंने ये शुरू किया वर्चुअल बुक क्लब, जिसमें तरह तरह से बच्चे जुड़ना चाहते हैं। कई बच्चों को ये चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि कुछ बच्चे ऐसा चाहते हैं कि कहीं कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जहां वो कुछ बोल सकें। तो इसी चीज़ों को, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये शुरू किया वर्चुअल क्लब। और हर महीने हम एक ऐसे एक ऑथर को, एक लेखक को, कभी इंग्लिश कभी हिंदी, मैं चाहती हूँ भाषाएं जो हैं बच्चे के सामने आए, लेखक सामने आए, ताकि ये बच्चे उससे मोटिवेट हो सकें। तो आज आप हमारे बीच हैं सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस खुशी को मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटी उम्र में जो है वो बच्चे ये काम कर पा रहे हैं, कि आपके साथ रूबरू हो पा रहे हैं। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं, संजीव जायसवाल संजय जी एक बहुत नामी लेखक है ना। और आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है इनके बारे में। तो संजीव जी पूर्व IRPS अधिकारी, निदेशक और RDSO पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और इन्होंने बहुत से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 1050 से अधिक कहानियां, व्यंग प्रकाशित किए हैं। 12 कहानी संग्रह, 12 उपन्यास, 29 चित्र कथाएं, मतलब आप देख सकते हैं। और 2 व्यंग संग्रह। इतना ज्यादा लिखा है बेटा। संग्रह मतलब क्या होता है जानते हैं? कंपाइल। इतना ज्यादा बुक्स लिखी हैं। और उनको पुरस्कार कितने मिले हैं देखो। आप कई पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं ना। फिर भारत सरकार का प्रतिष्ठित भारतेंदु हरीशचंद्र पुरस्कार रिकॉर्ड 2 बार, तो वर्ष 2005 में और वर्ष 2010 में। फिर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 2 लाख रुपए का बाल साहित्य भारती पुरस्कार, जो कि 2018 में इन्हें मिला। फिर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सूर पुरस्कार वर्ष 2005 और पंडित सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार वर्ष 2010 तथा अमृतलाल नागर कथा सम्मान 2013। इसी तरह से रेल मंत्रालय का प्रेमचंद पुरस्कार 2015 और फिर शब्द निष्ठा सम्मान 2019। और CBT द्वारा आयोजित उन्होंने जो लेखन प्रतियोगिता की थी 2016 में, वैज्ञानिक उपन्यास रेडसन के एलियन को प्रथम पुरस्कार मिला। और इन्होंने बहुत ज्यादा जगह, कितनी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार अर्जित किए हैं। इतने सारे प्राइजेस अगर मिल जाएं तो कैसा लगता है बच्चों, है ना। तो आज उनके वो आपके सामने है जिनको इतने सारे पुरस्कार मिले, तो समझ लीजिए आज का ये दिन कितना अच्छा लगेगा आपको। होगी जीत हमारी का भारत सरकार द्वारा 15 भाषाओं में प्रकाशन हुआ है। और इनकी चित्रकथा वह हंस दिया का विश्व की 115 भाषाओं में अनुवाद। माय गॉड। ऊपर से पुस्तक है चंदा गिनती भूल गया का 8 भाषाओं में प्रकाशन। और पुस्तक सूरज का गुस्सा, चंदा मामा और टूटा पंख का 9 भाषाओं में प्रकाशन। डूबा हुआ किला उपन्यास का 4 भाषाओं में। मतलब आप सोचिए कितना ज्यादा मैसिव वर्क किया है। तो आज संजीव जी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा एक सर मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, तो जी जी। मैं आपको बच्चों के साथ शेयर करूंगी। तो बच्चों ये देखिए, ये संजीव जी का काम है, सूरज चंदा साथ साथ, इसका 7th ये निकला है एडिशन। इसी तरह से आप ये देखिए, ये संस्कृत में निकला है, जबकि ये हिंदी इन्होंने लिखी थी, होगी जीत हमारी, उसका ये पर्यावरण से ऊपर है। और भविष्यति विजयम अस्माकम, है ना। और उसके बाद ये देखिए आप लोग, डूबा हुआ किला, मिट्टी मेरे देश की, ये सब इन्होंने ही लिखे हैं। और कई जगह देखिए न्यूज़पेपर में भी इनके बहुत ज्यादा चर्चा है ना। तो ये देखिए, ये एक चित्रकथा है और ये 115 इसका भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। और तो और ये है चंदा गिनती भूल गया, इसका इस बार 12वां संस्करण यानी 12th एडिशन
ये निकला है। तो आज संजीव जी हमारे साथ हैं और इन सब इतना लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनके बारे में जानिए और समझिए कि क्या बात होगी, है ना। उससे पहले कि हम ये कार्यक्रम शुरू करें, हमारे साथ हैं कान्हा, जो कि अभी हमने देखा चंदा गिनती भूल गया, उस पर ही कुछ अपना कुछ प्रस्तुति दे रहे हैं। तो सर हम देखते हैं कान्हा को क्या करता है वो। स्वागत है, वेलकम वेलकम बेटा। नमस्कार सभी लोग, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और उस कहानी का नाम है चंदा गिनती भूल गया। प्यारा चंदा मोटा गोला या तो उल्टा सीधा, वह रोज रात घूमने जाता। तो एक दिन उसने सोचा, अरे क्यों ना मैं तारों को गिनना शुरू करूं, हाँ बहुत ही मजा आएगा। तो ऐसे सोच के उसने तारों को गिनना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 पांगिया 4 10। उससे गिनते गिनते सुबह हो गई। बादलों के पीछे से सूरज आने लगा, पर चंदा की गिनती भूल गया। वह रोज आया गिनने के लिए, 1 2 5029, फिर भूल जाता था। 1 8 10 भूल जाता था। वो रोने लग गया, अरे मैं क्या करूं, मेरे से कभी गिनती खत्म नहीं होती, मैं कैसे करूंगा। उसे रोते देख सूरज हंसने लगा, बस इतनी सी बात पे क्यों रो रही हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कितने तारे होते हैं आसमान में। जब सूरज बाहर निकला गिनने के लिए, उसे एक भी तारा नहीं मिला। जब उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, तब भी उसे एक भी तारा नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। वो उदास होके उस चंदा के पास गया। चंदा बहुत ही रूठ गया, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि कितने तारे होते हैं आसमान में, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, कुट्टी। वो सूरज को उसके घर से बाहर निकाल दिया। सूरज दूसरे दिन वापस ढूंढने गया। बादल के पीछे देखा, यहाँ पे भी नहीं है। उसने पहाड़ी के नीचे से देखा, यहाँ पे भी नहीं, लगता है ये छुप रहे हैं। उसने डाली से लटक के भी देखा, यहाँ पे भी नहीं। मैं क्या करूं, मिल ही नहीं रहे हैं। वो जब बहुत ही उदास होके घर आने लगा, वो ऐसे बहुत ही इरिटेट हो गया था। अरे मैं क्या करूं, मुझे मिल ही नहीं रहे तो मैं गिनूंगा कैसे। वो आते आते उसको रास्ते पे एक बहुत ही सुंदर गांव मिला और वहां पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, गा रहे थे और नाच भी रहे थे। ये छक्का, मैं जीत गया, ये नाचो नाचो। उनको देख के सूरज ने सोचा, अरे हाँ, मेरी मम्मी ने कहा था ना कि धरती पे जितने भी बच्चे प्यारे प्यारे, उतने ही तारे आसमान में। मुझे पता चल गया, ये मैं बताऊंगा चंदा को तो कितना खुश होगा। वो मैं उसे बताता हूँ। वो भागते भागते चंदा के पास पहुंचा। जब वो चंदा के पास पहुंचा, उसने कहा, अरे तुम्हें पता है, मुझे पता चल गया कि कितने तारे होते हैं आसमान में, बताओ तुम्हें। हाँ हाँ बताओ ना, मुझे वही चाहिए, बताओ ना। तो सूरज ने कहा, हाँ मैं बताता हूँ, धरती पे जितने भी बच्चे प्यारे प्यारे, उतने ही तारे आसमान में। चंदा बहुत ही खुश हो गया। अब वो रात को हमेशा छुपन छुपाई खेलता है। अरे तुम मुझे नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना, अब देख सकते हो। अब नहीं देख सकते, वापस नहीं देख सकते। और वो बच्चों को जागते हुए देखता है और गाता है, धरती पे जितने भी बच्चे प्यारे प्यारे, उतने ही तारे आसमान में। धन्यवाद।
सब बच्चे वेल डन, तालियां बजाओ, बहुत अच्छा बोला है इन्होंने। वेल डन, बहुत अच्छा बोला, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। और कुछ बेटा आपने इनपुट्स अपनी तरफ से डाले, मजा आ गया हैं? सुनकर। धरती पर धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। हाँ ये हमारी बहुत लोकप्रिय पुस्तक है। हाँ, अब और आप बताएंगे सबको कि किस तरह से आपने इस कहानी को लिखा, या जो भी। सबसे पहले बस ये बताइए आप कि किस तरह से ये प्रक्रिया रही, आपने कब शुरू किया, अपना क्या था आपका मतलब, बताइए आप। हाँ इस जी, पुस्तक के बारे में वो एक सेकंड, कान्हा कुछ बोलना चाहते हो? मैम मैं सर से कुछ पूछना चाहता हूँ। अभी पूछेंगे हाँ बेटा, अभी बाद में, जरा सर को अभी पहले सर को पूरा मैडम, बोल दो। पूछ लेने दीजिए, बहुत एनर्जेटिक बच्चा है, पूछो बेटा। हाँ चलो पूछ लो बेटा, पूछ लो। सर आपको ये आइडिया कैसे मिला इस कहानी का? बेटा, मैं जब आपके उतना छोटा था तो रात में हम लोग आंगन में लेटते थे, तो लेटे लेटे मैं आसमान में गिनता था कितने तारे हैं, और कभी गिन नहीं पाता था। और तारे गिनना बहुत अच्छा लगता था मुझको। सोचता था जब बड़ा होऊंगा तो मैं तारे गिनने का कोई तरीका निकालूंगा। ऐसे ही जब दिन में लेटता था तो आसमान में बादल आते थे, तरह तरह के शेप उनके होते थे, कभी बिल्कुल एलिफेंट की तरह लगते थे, कभी किसी देवता की तरह। तो हमको बड़ा उनको देख के एक उत्साह आता था कि बादलों को लेके और चंदा सूरज ये रख तारों की कहानियां दो। होनी चाहिए। हाँ सुन रहे हैं, तो इसमें बचपन कमेंट से करने मेरे का वो नहीं दिमाग है, में आइडिया था। फिर जब मैं इसमें बड़ा हमारे हुआ प्रोग्राम की तरह कमेंट तो करने की मैंने नौबत नहीं है, कहीं आप कुछ लोगों है के ना, लिए बस कहानी सुनना है लिखी। हमें, ए, है ना। एक सेकंड सर, देख ही नहीं रहे हैं कुछ, कौन देख रहा ऐसा है है, कमेंट? एक सेकंड, सब लोग अपने ना अगर कुछ लिखना चाहें म्यूट तो कर कैसे दें, लिखते हैं लोग देखते हुए? आप म्यूट कर दें सब लोग, क्योंकि सर कुछ बोल रहे हैं ना तो आवाज बीच में आ रही है। सभी लोग अपना म्यूट कर दें माइक, जिनके खुले हुए हैं। सुधा जी आप भी अपना म्यूट कर दें, क्योंकि बाई चांस हम लोग बातें करते हैं ना। पूनम जी आपका भी, तो आप वो माइक कह रही अपना हैं सब अपना ऑफ कर। माइक म्यूट कर दें। ताजुद्दीन अहमद जी अपना माइक आप म्यूट कर दीजिए। जब हम लोग बातचीत करेंगे आगे तो हम जरूर बात कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर आवाज नहीं आएगी। पूनम जी आपका भी आप माइक म्यूट कर दें। हाँ अब ठीक है सर, आप बोले। तो मैं जब बड़ा हुआ तो बचपन की बात मुझको याद आई कि कैसे काउंट किया जाए कि आसमान में कितने तारे हैं। तब अचानक एक दिन मुझको क्लिक किया कि धरती पे जितने बच्चे हैं प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। तब मैंने एक कहानी लिखी। और तुम लोग तो समझ ही गए होगे कि सूरज को क्यों नहीं दिखे सितारे, क्योंकि दिन में तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो रात ही में होते हैं, इसलिए सूरज नहीं गिन पा रहा था। और एक चीज और हमको क्लिक की मैडम, बताएं। पता नहीं ये प्रोग्राम उस समय लाइव हुआ था या जस्ट लाइव होने वाला था, तो आप जहाँ पे बैठी हैं आपके पीछे के कर्टन्स बहुत तेज तेज हिल रहे थे। अच्छा। मैं भी उसको देख रहा था, लेकिन कुछ मैंने खास नोटिस नहीं किया। लेकिन एक बेटी है सामने, आयरा, हाँ हाँ। इसने पूछा था क्वेश्चन, और मुझको मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चों की कल्पना शक्ति कितनी ज्यादा होती है। आपने शायद सुना नहीं, उसने पूछा था मैडम आपके पीछे क्या आंधी आ रही, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा था, आपके पीछे पर्दे बहुत हिल रहे थे, शायद ओके ओके। पंखा चल रहा हो। तो हमें लगा कि हाँ, इस पे भी एक कहानी बन सकती है। वाह क्या आगे कोई बात है। बैठा हो, पीछे पर्दे हिल रहे हैं, और उसके पीछे क्या बट रीजनिंग होगी, एक क्यूरियोसिटी जनरेट होती है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उम, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, तो सब लोग एक बार ताली बजाइए, क्योंकि कहानी बहुत ही शानदार बनी थी। और उसके पीछे देखिए कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने ऊपर देखा। बेटा आप लोग को तो, हम लोग अधिकतर सर घरों में ही रहते हैं, ये चंदा हाँ तारे तो तो बच्चे ये सब जी, जी, खो चुके हैं एक तरह से हम लोगों के हाथों से, हाँ तो क्योंकि शहरों में रहने वाले फ्लैट में नजर नहीं आता। नहीं आता। तो बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। तो कान्हा आपकी भी सारी प्रॉब्लम जो थी, जो कि सर अभी बताई है ना, वो देखिए शुक्रिया लिख रहे हैं। हाँ वेलकम ठीक बेटा। है। हाँ तो फिर बच्चे, तो सर आप ये बताइए कि आपने नौकरी भी की, और उसके तो फिर साथ साथ लेखन किया, या और उससे पहले बचपन से ही लिख रहे हैं आप, क्या है आप बताइए सबको। स्टूडेंट लाइफ से ही लिखना शुरू कर दिया था अच्छा। जी। तो मेरी पहली कहानी बच्चों की नंदन में छपी थी 1981 में, 40 साल से ज्यादा हो गया अब तो।
अच्छा। और बड़ों की कहानी पहली छपी थी सरिता में मार्च 1981। हाँ। तो स्टूडेंट लाइफ में ही लिखा था, और बड़ा संकोच होता था कि किसी को दिखाते डर लगता था कि लोग मजाक उड़ाएंगे। फिर किसी तरीके से हिम्मत करके पब्लिश करने भेजा धर्मयुग में, वहां से वापस आ गई। जी। चार पांच जगह भेजा, कहानी वापस आ गई। हर ओह! जगह से बहुत निराशा हुआ। हाँ, हाँ। मैंने एक बार कहीं पढ़ा कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो चार्ल्स डिकेंस साहब का नाम था, हाँ, हाँ। वर्ल्ड के रिनाउंड राइटर हैं। हाँ, हाँ। उनकी 39 स्टोरीज वापस आई थी। सारी कहानी एक्सेप्ट हुई थी, तो पूरे रात तो सड़कों पे नाचे थे। हाँ, मैंने सोचा कि जब इतने बड़े लेखक की 39 कहानी रिजेक्ट हो सकती है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सही हिम्मत नहीं बात हारनी है। चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और उसके बाद मैंने फिर कोशिश की, हुँ। तो कहानी पब्लिश होनी शुरू हो गई। एक बार शुरू हो गया तो सिलसिला चलता रहा। और दूसरा मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर लिखना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा, हुँ। क्योंकि वही रॉ मटेरियल है। जैसे आटे को जितना हम ज्यादा गूंधेंगे उतनी ही अच्छी रोटी तैयार होगी। तो हम जितना पढ़ेंगे, अलग अलग राइटर्स को पढ़ेंगे जिनकी अलग अलग शैली होंगी, उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, हमारी अपनी लैंग्वेज डेवलप होगी, हमारी शैली डेवलप होगी, और हम उतना अच्छा ही लिख पाएंगे। तो अगर लिखना चाहते हैं तो पढ़ना जरूरी है। हुँ। तो इन दिनों ना मैं कोर्स भी करा रही हूँ इन लोगों को, कुछ बच्चे हैं उसमें, जिसमें हम पुराने कवियों और लेखकों से हमने शुरू किया हुआ है। तो हर दिन जब ये मिलते हैं तो हम उनकी कविताएँ भी पढ़े, हमने कहानियाँ पढ़ी, तो इतनी मज़ेदार कविताएँ भी निकल कर आईं। तो ये कहते मैम ऐसा भी, मैंने कहा हाँ, देखो मैं आप लोगों को तरह-तरह से अवेयर करा रही हूँ, क्या लिटरेचर है हमारे पास अवेलेबल जो पुराना है, जैसे निरंकार देव सेवक जी का है, वो हमने किया, राम नरेश त्रिपाठी जी का चतुर चित्रकार किया उस दिन। तो इस तरह से एक्सपोजर भी देना जरूरी है इन बच्चों को। मतलब कोर्स तो खैर फायदेमंद होता है, बिना कोर्स के तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हम्म। कोर्स के अलावा भी किताबें हमको पढ़नी चाहिए। नहीं, ये मैं कोर्स वो अलग से कोर्स, नॉट स्कूल स्टडीज, ये हाँ, मैं स्कूल अब तो की। स्कूल तो मैं छोड़ चुकी, अपना जो कोर्स मैंने बनाया है उसमें ये बच्चे सिर्फ पोएम्स और स्टोरीज ही सुनते हैं और हम उस पर ही बातचीत कर रहे हैं, लेखकों आप पर बातचीत कर। दिल्ली पब्लिक स्कूल में थी ना आप? हाँ, अब तो मैंने छोड़ दिया ना, मैं अब अपना काम कर रही हूँ, तभी ये सब फैला रखा है अपना। बहुत बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। आप मतलब हमें कोई संकोच नहीं कहने में कि आप देश की बेस्ट स्टोरी टेलर हैं, और नहीं, जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रही हैं वाकई में काबिले तारीफ है। थैंक यू सर, आपने ऐसी बात, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इतना जो लिखते हैं, इतना, यू आर अ प्रोलिफिक राइटर, आई मस्ट से, इतना ज्यादा, मतलब हर दिन आपका मैं कहीं देखती हूँ, कहीं कुछ छप रहा है, कहीं छुप, तो ये कैसे मुमकिन हो जाता है, हाउ डू यू गेट टाइम? देखिए, ये क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछा जाता रहा है, खास करके जब मैं सर्विस में था। तो हाँ। मैं कहता था कि सिर्फ इसका एक मंत्र होता है, PPD, अच्छा। पंक्चुअलिटी, प्लानिंग एंड डेडिकेशन। हम्म। अगर आप प्लानिंग कर लें कि हमको कितने समय क्या करना है, अच्छा। तो टाइम की कोई कमी नहीं है। हम्म। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंक्चुअलिटी। जो हम्म। भी आपने अपने गोल डिसाइड किए हैं, जो टारगेट सोचे हैं, उसके अचीव करने के लिए पंक्चुअलिटी मस्ट है। ये नहीं कि काम को टालते जा रहे हैं। पुराने जमाने में भी कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पंक्चुअलिटी के साथ अगर डेडिकेशन है, तो चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे लिटरेचर का काम हो, अपने डेडिकेशन से हर चीज आप पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग जो बैठे हो ना, तो कभी कभी आप लिखते हैं, तो यहाँ सर का कहने का मतलब है कि पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, आपने रोज कुछ ना कुछ लिखना है, ऐसा सोच लो, और बचपन में अगर ये आदत पड़ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ क्रिएट करने लग जाते हैं। तो ये पंक्चुअलिटी बोला इन्होंने, प्लानिंग भी बोला, और डेडिकेशन, और किसी भी काम में, सिर्फ लेखन में नहीं, किसी भी काम में, है ना? तो आपने इतनी कहानियां लिख दी, इतने पुरस्कार आपको मिले सर, लेकिन अपनी प्रिय कहानी कौन सी रही? अब ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है। सही बात। किसी भी रचनाकार के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपनी किस उंगली को बताया कि ज्यादा प्यारी। सभी प्यारे हैं, सभी प्यारे। लेकिन एक कहानी है, आखिरी सलाम। ओके। वो एक 5 साल का बच्चा है, उसके फादर कारगिल वार में शहीद हो गए थे और उनका पार्थिव शरीर आ रहा है, उसको लेकर कहानी लिखी गई है।
उस कहानी को लिखते लिखते मैं रोने लगता था, मेरे हाथ से कलम छूट जाती थी, फिर रोता था, फिर लिखता था, अगले दिन फिर रोता था, फिर लिखता था। तो वो कहानी मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, और उसको एक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी मिला था। और बाकी हमारी अच्छी कहानी कौन है, ये निर्णय करने वाला मैं कौन हूँ, ये तो बच्चे बताएंगे, पाठक बच्चे बताएंगे। बताएंगे। ये आपकी ये वाली जो कहानी है ना, रेडसन के एलियन, मैं अपने स्कूल जब मैं पढ़ाती थी उस समय ये आई ही थी, पिछले 1-2 साल में आई है ना ये वाली हाँ, किताब। उसको हाँ सीबीटी की कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला था। हाँ, मुझे पता, मैं बुक फेयर से लेके आई थी और क्लास में मैंने दिया था बच्चों को क्योंकि हिंदी में ऐसे उपन्यास बच्चों के लिए कम निकलते हैं, तो मैंने खरीदा था, उनको दिया था। बच्चों ने कहा मैम अच्छी लग रही है हमें। मैंने कहा तो खुशी है मुझे इस बात की कि आपको अच्छी लग रही है बेटा। तो वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। हाँ, ये तो सही बात है। तो बच्चों आप भी प्रश्न पूछिए, मेरे पास भी और प्रश्न हैं, आप पहले पूछिए सब लोग, और क्या पूछना चाहते हैं बताएं। एडल्ट पर्सन। हमने पूछ लिया बेटा, आप पूछिए पहले और हाँ बताइए। बच्चों, थोड़ा हाँ पूछो। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछिएगा ताकि कहीं फेल ना हो जाऊं मैं। हाय हाय क्योंकि आप लोग इस बार देखिए सारे बच्चे बगैर एग्जाम के पास कर दिए गए, हाँ आप लोग मुझको भी पास कर दीजिएगा। हाँ, आयरा पूछो बेटा, पूछो आयरा। सर आप स्टोरीज भी सुनाते हैं? हाँ बेटा, अगर कभी कभी मौका पड़ जाता तो सुनाना पड़ जाता है, लेकिन मैडम जितना अच्छा सुनाती उतना तो नहीं सुना पाता, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ, सुना लेता हूँ। आयरा क्या कह रहे हैं, समझ आई आपको? ये सारा जो आपका रूम है वो सारा अवार्ड से ही भरा हुआ है। हाँ बेटा, ये आप लोगों का प्यार है जो हमें इस शेप में मिला है। अब आप ये देखिए, मोटिवेट होइए, देखिए पीछे कितने पुरस्कार हैं, बाप रे। मैंने वही आप देख रहा हूँ, इतने सारे हैं। हाँ, आप लोग बेटा इससे ज्यादा अवार्ड जीतेंगे, आपका नाम हमसे ज्यादा होगा। अभी आप लोग छोटे हैं, कोशिश करते रहिए, आप लोग भी एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे। बोलो थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली। और सर ये अभी एकदम छोटे हैं ना, और अगर आप लोग जैसे बड़े लोग इनके सामने आते हैं तो इनको बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो जरूर ये कहीं ना कहीं इनके मन में ये विचार बैठेगा कि हमें भी लिखना है और ऐसे पुरस्कार जीतने। मुझे ये लगता है कि हम जैसे ऐसे मतलब आप लोग जैसे महान लोग जब आते हैं और बच्चों से बातचीत करें, और देखिए हमारे यहाँ अभी इस वक्त 20 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, और इसमें जितने बच्चे हैं अगर वो भी मोटिवेट हो जाए तो हमारे 20 लेखक तैयार हो जाए, चाहे कोई भी भाषा के। मेरा तो ये एक मानना है। तो आन्या कुछ पूछना चाह रही है, बेटा पूछो आन्या। हाँ अन्या बताइए बेटा। सर आपका भी कोई चैनल है? क्या बेटा, मैं सुन नहीं पाया। सर आपका भी कोई चैनल है? कोई चैनल है आपका जिसमें? मेरा चैनल नहीं बेटा, मैं सर आपका पूरा घर ट्रॉफी से भरा हुआ है? हाँ बेटा, काफी हो गई बेटा। सोते कहाँ हो? रखते सोते कहाँ हो? सोते बेटा हम फिर दूसरे रूम में सोते हैं। ये ड्राइंग रूम है, अब जूम रूम हो गया है ना। इसी के सामने बैठ के देखो, जैसे ही बैठते हैं देखो तस्वीर कितनी सुंदर हो जाती है। तो अब आपके घरों में भी ऐसे प्राइजेस होने चाहिए, आप अपने पीछे लगाइए, है आप ना। ये बताइए। रूम में लग रहे, ट्रॉफी रूम लग रहा है। हाँ काफी रूम रहता है। बहुत मिलते हैं ना बेटा, बहुत प्राइजेस मिलते हैं। तभी देखो इतने बड़े व्यक्ति हैं और हमारे से यहाँ पर हम बच्चों से मिलने आए हैं, कितने बड़े अच्छी बात है हमारे लिए बेटा। ऐसा लगता है कि जैसे जो लोग अवार्ड्स देते ना नेशनल इंटरनेशनल चीजें के लिए, वैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल Thank सही। you बेटा। मैम तो आपके पास भी अवार्ड्स हैं, तो आप हाँ मैम के पास। तो फिर आप वहीं पे बैठो। सर आपके पास कोई डांस का है अवार्ड? नहीं बेटा, डांस का तो नहीं है। मैं डांस सर नहीं कर बेटा पाता बिल्कुल। आन्या बेटा वो लेखक है ना बेटा, तो उस तरह से हमें पूछना है कि आप किस तरह से अच्छा नहीं लिख मैडम, सकते हैं। पूछने दीजिए अच्छा लग रहा है बेटा। हर इंसान को हर आर्ट नहीं आती, किसी को डांस आता है, किसी को म्यूजिक आता है, किसी को राइटिंग आता है, किसी को सिंगिंग आता है। बस कोशिश ये कीजिए कि जो आर्ट आपको आती है उसमें एक्सेलेंस लाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। आप जिस फील्ड में हो उसमें टॉप पे हो, बेस्ट हो, किसी भी फील्ड में हो, बस आपका नाम हो जाएगा। हर फील्ड अच्छी है,
आप देखें स्पोर्ट्स में लोग कितना नाम कमाते हैं। आइकॉन हो गए, सचिन तेंदुलकर जी हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, सभी लोग। सही है। तो किसी भी फील्ड में जाइए, मेहनत कीजिए, टॉप पे पहुंचिए, तो इससे ज्यादा अवार्ड्स मिलेंगे आपको। लोहित, आप पूछना चाहते हैं कुछ? यस मैम। बोलो। अब आपसे पूछना था कि लेखन को कैसे सुधारें। बेटा, मैंने अभी कहा कि उसका एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा राइटर्स को पढ़िए, ओके। और तो आपकी शैली डेवलप होगी। ओके। फिर आप जो लिखिए उसको, कहानी को या कविता को लिखने के बाद हाँ जी। 2 से 3 महीने के लिए रख के भूल जाइए, ठीक उसके है। बारे में सोचिए भी मत। और 2-3 महीने बाद जब आप उसको पढ़िएगा हाँ तो जी। आपको उसमें अपनी गलतियां नजर आएंगी। ओके। जिस समय आपने लिखा है आपको याद है, आप पढ़ेंगे तो आपको गलती नजर नहीं आएगी। अच्छा। 3 महीने बाद आप हाँ। उसको देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, ज्यादातर लोगों को गलती क्या होती है कि उनको अपने लिखे शब्दों से बहुत प्यार होता है, तो वो उसका संपादन यानी एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। तो आप पढ़ें और आपको लगे कि जितने सेंटेंसेस, जितने वर्ड्स इसमें एक्स्ट्रा हैं, उनको काट के आप निकाल दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग बहुत इंप्रूवमेंट आए। तो ये नहीं पता चलता ना, मुझे को ठीक से नहीं पता चलता है। आप थोड़ा गैप करके पढ़िए, आपको नजर आएगा। और आपके घर में जो बड़े हैं उनको दीजिए, वो सजेशंस देंगे। तो वो सजेशन जब दें तो उसमें हमें रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि हमें सोचना है कि इन्होंने सजेशन दिया है तो इसके पीछे कोई रीजन होगा, कोई लॉजिक होगा। ओके। उसको सोचें और रीराइटिंग कीजिए। ठीक है। तो बिल्कुल पक्का पक्का इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। आप कहानियां लिखना चाहते हैं, कविता लिखना चाहते हैं? ये तो दोनों लिखना चाहता हूँ। दोनों लिखते हैं। तो जैसे मैंने लिखना सीखा तो मैंने मुंशी प्रेमचंद जी को सबसे ज्यादा पढ़ा। ओके। मेरे आदर्श थे। तो मुझे लगा कि जितने सहज और सरल शब्दों में वो अपनी बात कहते हैं उतना दूसरे राइटर नहीं करते हैं। तो अगर आप अपनी भाषा सरल रखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो अपनी भाषा सरल ही रखता हूँ जी। इसके अलावा एक राइटर और हैं, उनसे मैंने बहुत सीखा है। राजस्थान के राइटर थे मिस्टर विजयदान देथा जी। लोक कथाएं बहुत लिखते थे, और उनकी खूबसूरती थी कि बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस वो लिखते थे, एक एक 2-2 वर्ड्स के सेंटेंसेस, और अपने में कंप्लीट होते थे। तो उनसे मैंने सीखा कि मुंशी प्रेमचंद जी से सीखा कि कैसे सरल और सहज शब्दों में बात की जाए, और विजयदान देथा जी से सीखा कैसे कम शब्दों में बात की जाए। तो आप इन 2 राइटर्स को पढ़िए, और राइटर्स हैं, पढ़िए, आप सर्टेनली इम्प्रूव करेंगे। तो बुक्स भी पढ़नी है और ऑथर को भी पढ़ना है। बुक्स, ऑथर की ही बुक्स पढ़नी है ना बेटा? ठीक है ना? हाँ हाँ। चलो अवन्या, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछने वाली थी कि सर बोल रहे हैं कि अगर हम बुक्स पढ़ेंगे, हम मोटिवेट होंगे उनकी राइटिंग से, ऑथर्स की, तो हमें और आइडियाज आ सकते हैं और अपनी इम्प्रूवमेंट के आइडियाज आ सकते हैं। तो मैं पूछना चाहती थी इनसे कि वो बचपन में अपनी कौन सी बुक्स पढ़ते थे जिनसे वो मोटिवेट हुए। मुझे अपना आंसर मिल गया। हाँ, मिल गया आंसर। अभी उन्होंने वही बताया, प्रेमचंद पढ़ा उन्होंने, और एक और है विजयदान देथा जी की, वो लोक कथाएं ज्यादा लिखी उन्होंने। सब जगह वो तो घूमे हैं, और घूम घूम के उन्होंने लोक कथाओं को इकट्ठा किया है ना, उसका संग्रह निकाला बहुत ज्यादा। इन 2 राइटर्स से क्या होता है जी? बताऊंगी लोहित। इन 2 राइटर से मोटिवेट बहुत हुआ हूं, लेकिन मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है। जैसे सिर्फ ये अपना साहित्य ही नहीं, बल्कि बहुत छोटा था, 8-9 साल का था, तब पूरा रामायण पढ़ डाली थी, पूरी महाभारत पढ़ डाली थी, विष्णु पुराण पढ़ डाला था। उसमें हजारों हजार कहानियां दी हुई हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आल्हा उदल की लोक कथाएं पढ़ डाली, जाने कितने लोक कथाएं पढ़ी, जाने कितनी किताबें पढ़ी। मैं छोटा था उस समय, 65 की वार हुई थी, तो वीर अब्दुल हमीद की कहानियां, और दूसरे हमारे जो सोल्जर्स थे जिन्होंने पैटर्न टैंक और पाकिस्तान के साइबर जेट्स को मार गिराया था, उनकी कहानियां, हर तरीके की कहानियां पढ़ता रहा। तो जितना पढ़ेंगे उतनी वैरायटी आएगी। कोई इसमें इंटरेस्ट कैसे आया? अब इंटरेस्ट तो बेटा, मेरे घर में जो पेरेंट्स थे हमारे, लगभग हर तरीके की मैगजीन्स लाते थे घर पर। तो मैगजीन घर में रहती थी,
तो उसको मैं पन्ने पलटता था, पढ़ता था, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता चला गया और कहानियां सुनना भी अच्छा लगता था। तो सुनते सुनते ही मन में कहीं न कहीं ख्वाहिश आती थी कि आगे चल के मैं भी लिखूं। उसी तरीके से इंटरेस्ट हो आप जाता है। उसमें सक्सेसफुल कैसे हुए? इन्होंने बताया ना 3 बातें। क्या बताया था? 3 बातें बताई थी ना? पंक्चुअलिटी, प्लानिंग एंड डेडिकेशन। हाँ, तो फिर देखिए, अक्सर अक्सर लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, तो टाइम तो बेटा निकालना पड़ेगा। पूरी दुनिया में किसी भी देश में आप चले जाएंगे, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, उसी में हमको मैनेज करना है। अब हम टीवी के सामने बैठ के 2-2, 3-3 सीरियल देख रहे हैं और उसके बाद फिर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तो फिर टाइम कहाँ मिलेगा? वो चीज भी जरूरी है, वीडियो गेम भी खेलना है, टीवी भी देखना है, लेकिन एक लिमिट में हमें सोचना होगा कि कितना टाइम हमें एंटरटेनमेंट के लिए देना है, कितना अपने एजुकेशन के लिए देना है, कितना अपने शौक के लिए देना है, फिर प्लान करना पड़ेगा। बिना हर प्लान चीज के जरूरी नहीं। है, हर चीज जरूरी है, लेकिन उसकी प्लानिंग कीजिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कान्हा, ठीक है बेटा, टाइम टेबल बनाना है, वही बता रहे हैं कि प्लानिंग की ज़रूरत है और हर एक को 24 घंटे ही मिले हैं, है ना? तो उसी 24 घंटे को कैसे मैनेज करना है वो देखना होगा। बहुत सही बात है। और प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं? कोई बच्चा कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो बताएं बेटा। एनीवन? वेदांत, यू वांट टू आस्क समथिंग? अनहद, यस मैम, मुझे पूछना है। आप कैमरा ऑन करिए बेटा। यस मैम, कर रहा हूँ। आप लोग सब बल्कि कैमरा ऑन करेंगे तो ना क्या है मैम कि मुझे वीडियो ये अच्छा। पूछना था सर से कि जैसे 1-1.5 साल पहले सब जब कोविड नहीं था तब तो एक अलग तरह की लाइफ थी, तब राइटिंग भी टाइम मतलब निकल जाता था। लेकिन अब जब से कोविड आया तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस और टेंशन्स होती हैं और फिर उसमें इतने सब कुछ जब दिमाग में चल रहा होता है कि पीछे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो वो सारी थॉट्स कैसे हम निकालें? जैसे अगर मैं कुछ लिखने बैठता हूँ तो मेरे को थॉट्स बहुत अलग अलग सी आती रहती हैं कि कुछ बुरा हो रहा है कहीं पे या ये हो रहा है, तो कैसे फोकस करें? बहुत अच्छा प्रश्न है वेदांत। बेटा, एग्जैक्टली बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग फेस करते हैं। लेकिन हमें इन्हीं जैसा परिस्थितियों से लड़ना है। जैसा और के भाई तक पे चल रहा है वो। एक सेकेंड, म्यूट करेंगे सब लोग, म्यूट करेंगे ताकि यहाँ पर बातचीत में खलल ना पड़े। पूनम जी, आप भी जरा आप अपना म्यूट पे रखें। तो जो प्रॉब्लम सामने है, हमें उनको फेस करना है, उनसे संघर्ष करना है और इसी में कामयाबी लानी है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव थॉट्स लाएं। जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको जितनी जल्दी मन से हटा देंगे उतना अच्छा है। कोई घटना हो गई, हमें कोई बुरा समाचार मिला, ठीक है, दुख होता है, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी भुला दीजिए। दुनिया में कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं, कुछ अच्छी न्यूज भी आ रहे हैं, उनके बारे में सोचिए और अच्छी किताबें पढ़िए। जब परेशान हो तो थोड़ी देर के लिए म्यूजिक सुनिए, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी। और अपने दोस्तों से बात कीजिए। आजकल तो फोन पे तो बहुत जल्दी, और आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे बात कीजिए, ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप पे तो ग्रुप है ही है। पूनम जी, आपके यहाँ से म्यूट करना है आपको। पूनम जी, म्यूट कर दीजिए, आपके घर से आवाज आ रही है यहाँ पर। पूनम जी बहुत अच्छी राइटर हैं अच्छा, और थाने में रहती हैं, और शायद किसी वजह से उनका म्यूट मेरे नहीं हो पा ख्याल रहा से होगा। म्यूट नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर बात में आ रही है। कोई बात नहीं, हाँ, चलिए चलने दीजिए। चलिए, ठीक है। हाँ जी बेटा, आप लोगों को और प्रश्न पूछने, किसी को और कुछ पूछना है? निहाल, आप बड़े राइटर है तो आप इसी जो सिचुएशन चल रहे है उस पे ही कुछ लिख दें। हाँ बेटा, मैंने इस पे भी कुछ कहानियां लिखी हैं, ज्यादा तो नहीं लिखी हैं, लेकिन 1-2 कहानी इस पे भी लिखी हैं और वो जल्दी आप लोगों के सामने आएंगी।
और अक्षर, you want to ask something? How many books have you written, like in total? कितने किताबें लिखे हैं? I think 56 or 57. My God. Different languages में translation हुआ है खूब, ताकि What I said in the introduction. हाँ, हर कंट्री के बच्चे उनको पढ़ सकें। एक दिन आप 100 लिख दोगे। Thank you, God bless you. तो मंच खुला है, और भी किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। निहाल, you want to ask something? मुझको बहुत अच्छा वरदान इस बच्चे ने दिया। और क्या? मैम मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सर आप मतलब जब लिखते हो सर, तो फिर आप मतलब एक बार बैठ के अच्छे से लिखते हो, या फिर सर कि आपको कोई आइडिया है तो फिर आप लिख रहे हो, फिर आप थोड़ी देर में उठ के और सोच रहे हो, फिर लिख रहे हो, तो मतलब आप एक गो में लिख पाते हो या फिर नहीं बेटा, वन गो में लिख पाना तो मुश्किल होता है। बच्चों की कहानी लिखने में जनरली 2 सेटिंग करनी पड़ती है मुझको, आधा आज लिखा, आधा कल लिखा, और बड़ों की कहानी लिखने में 4-5 दिन लग जाते हैं। सर मैं जब पूछो लोहित, पूछो। सर मैं जब स्टोरी जो लिखता हूँ तो मेरे स्टोरी में ना रेपिटेशन बहुत होती है, तो मैं उसको रेपिटेशन को ठीक से रिमूव नहीं कर पाता हूँ, या उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता हूँ, वो मुझसे हो नहीं पाता। तो आप बेटा कैसे कर सकते हैं? मैंने जैसा आपको बताया, आप तुरंत करने की कोशिश करते होंगे। हाँ जी। आप जिस समय लिखते हैं उसी समय उसको ठीक करने की कोशिश करते होंगे। हाँ। जैसा मैंने कहा कि आप 2-3 महीने के लिए उसको भूल जाइए। ठीक है। 2-3 महीने बाद आप जब करेंगे, आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, आप बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा। और दूसरा, लिखते समय पहले सीन विजुलाइज कीजिए। हाँ जी। मैं जब बेटा आपको देखना, आंखें बंद करके विजुअलाइज करना, आंखें बंद करके जो भी आप लिखना चाहते हैं पहले आप उसको सोचिए। ठीक है। क्या हो रहा है? जैसे कोई एक पेंटर है, हाँ, पेंटिंग बनाता है तो पहले उसके दिमाग में उसका चित्र बन जाता है ना कि हमको क्या बनाना है। हाँ। फिर अपने ब्रश से अपने वो आउटलाइन बनाता है, फिर कलरिंग करता है। हाँ। ऐसे ही उस दृश्य को पहले सोच लीजिए। ठीक है। और फिर जैसे चित्रकार जो काम अपने ब्रश से करता है, वो काम आप अपने पेन से कीजिए। कि हम अपने पेन से या अपने लैपटॉप से शब्दों को पिरो के उस चित्र को सजीव करेंगे। तो जब तक आपके दिमाग में वो चित्र नहीं होगा, आप लिख नहीं पाएंगे। और लिखने में भी 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है कि संवाद, जिनको डायलॉग्स कहते हैं। दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन। तीसरा होता है कि उसके जो हमें कैरेक्टर्स होंगे, हाव भाव, कुछ लोग केवल प्लेन डायलॉग देते हैं तो मजा नहीं आता है। इसके साथ अगर वो हंस रहा है तो हमें डायलॉग लिखने के बाद कहना चाहिए कि खिलखिलाते हुए हंस पड़ा। गुस्से में बोल रहा है तो लिखिए कि वो गुस्से से मुठ्ठियां घुसते हुए बोला, तो उससे एक सीन क्रिएट होता है। जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं कई वर्कशॉप में दे चुका हूँ कि इससे आसान एग्जाम्पल ईशा जी मुझको नजर नहीं आता कोई, और मैं अक्सर रिपीट करता हूँ इसको। कि मान लीजिए बच्चों, बताइए कोई जंगल में जा रहा है। आपकी आवाज नहीं आई सर क्लियर। एक सेकंड लोहित, वेट धीरे धीरे, क्योंकि कई बार ना नेटवर्क का इशू होता है, जरा सा वेट करते हैं। हाँ जी, एक सेकंड आयरा, एक सेकंड। हाँ बोलिए सर। बहुत सिंपल एग्जाम्पल जो मैं कई जगह रिपीट करता हूँ। बच्चों बताइए, अगर कोई जंगल में जा रहा है, मान लीजिए मोहन जंगल में जा रहा है, उसको शेर मिल जाए तो क्या होगा? उसको डर लगेगा। डर जाएगा। और शेर क्या करेगा? खा जाएगा। खा जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि शेर मोहन को खा गया। ये भी ठीक है व्याकरण की दृष्टि से। लेकिन अगर हम ये लिखें कि शेर गुर्राते हुए झपटा और उसे फाड़ के खा गया, अच्छा, तो कोई डिफरेंस आपको नजर आया? हाँ, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो गया और ज्यादा डिटेल हो गया, सीन क्रिएट हुआ। अच्छे से वो आपने समझा दिया। शेर गुर्राते हुए झपटा, तो एक शेर का अपने आप चित्र हमारे आंखों के सामने, उसका गुर्राना, उसका झपटना, उसका फाड़ के खाना। तो इससे जो है सीन, जिसको दृश्य कहते हैं, जीवंत हो जाता है।
तो बात आप को अच्छे समझ से आपने लीजिए। समझा दिया। जी, इस तरीके से कोशिश कीजिए। हाँ आयरा, और कुछ और पूछना है? जी, आयरा कुछ पूछना है और? सर मैंने किसी को सुना था, उसने बोला कि हमें फुल स्टॉप से दोस्ती कर लेनी चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो हम उसको कभी भी अपनी स्टोरी में नहीं डाल पाएंगे। मैं समझाने बेटा, क्या पूछा आपने? फुल स्टॉप से? फुल स्टॉप जो है ना, विराम चिन्ह जो लगाते हैं, हाँ, उससे भी दोस्ती करनी चाहिए। बेटा सिर्फ उनसे ही नहीं, बल्कि कामा से, इन्वर्टेड कामा से, हलम से, सभी से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। सेंटेंस लंबा हो रहा है तो आप कामा लगा दीजिए, सेंटेंस ब्रेक हो जाएगा। और फुल स्टॉप, जिसको पूर्ण विराम कहते हैं, वो तो लगाना जरूरी ही है। पैराग्राफिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग लिखते हैं लेकिन पैराग्राफिंग नहीं करते हैं, तो उसमें मजा नहीं आता। तो इनसे तो सबसे दोस्ती करनी पड़ेगी। अरिन पूछो, अरिन के मन में बहुत सवाल होते हैं। अरिन कुछ पूछना है? नहीं, आज कुछ नहीं पूछना है? सारी बातें हो गई, सारी बातें आज सुन रहा हूँ। ओहो, ये भी बहुत बड़ी जरूरत है, सुनना, है ना। कितना कुछ है उनके पास, अगर हम ध्यान से सुने तो भी हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। बाद में बेटा सुनने के बाद बता दीजिएगा कि मैं पास हुआ या फेल। अनहद, आपको पूछना है कुछ? अच्छा, अयाती, आन्या, कुछ पूछना है बेटा? युवराज कुछ पूछना है? बेटा मैं एक सजेशन देना चाहूंगा आप लोगों को। जी, वही मैं कह रही थी। बोलिए। बहुत से बच्चे जो बचपन में माइक के सामने नहीं आते या टीचर से क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा शाई फील करते हैं, उनको आगे चल के प्रॉब्लम होती है। मैंने कई ऑफिसर्स को देखा है कि बहुत तेज तर्रार होते हैं लेकिन माइक के सामने बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, कहते हैं घिघी बन जाना। तो आपको मैडम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, कैमरे के सामने आप लोग ला रही हैं, एक मौका मिल रहा है बातचीत करने का। तो चलिए, आज मैं आया, अगले दिन कोई दूसरा राइटर आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप पूछेंगे उतनी ही नॉलेज गेन करेंगे। अगर पूछेंगे नहीं, शर्माएंगे, तो उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। कोशिश कीजिए मैक्सिमम जितनी नॉलेज आप दूसरे से ले सकें। अवन्या, you have to ask something? Yes, हाँ, पूछो। नॉर्मली जब स्टोरी लिखती होती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है जब मैं प्रॉब्लम को सेटअप कर देती हूँ पर उसका सॉल्यूशन नहीं लिखती। बेटा आवाज कट गई तो शायद नेट प्रॉब्लम तो मेरा है, फिर से बताइए। एक्सक्यूज मी सर, वेट करो बेटा, एक सेकंड युवराज, जरा अवन्या पूछ रही है, उसके बाद। हाँ बोलो अवन्या। जब मैं एक स्टोरी लिखती हूँ तो मुझे हमेशा प्रॉब्लम तब आती है जब मैं प्रॉब्लम को लिख लेती हूँ, उसका सेटअप कर सकती हूँ, पर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको सोच नहीं पाती। तो उसके लिए आप मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं? उसका तरीका ये है कि वहाँ प्रॉब्लम तक कहानी आप लिख लीजिए, उसके बाद रात में सोने से पहले एक बार वहां तक पढ़ लीजिए, फिर बिस्तर पे चली जाइए। आप जब अपने बिस्तर पे होंगी तो आपका थिंक प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। आप सोचते रहिएगा और नींद आने से पहले आपको सोल्यूशन नजर आ जाएगा। और अगर नहीं मिला तो सुबह जब आप उठिएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको नहीं होती है, हम बड़ों को भी होती है। मैं जब जॉब में आया था तो मेरे बॉस थे, उन्होंने हमको ये बात बताई थी कि सारी फाइलें जल्दी जल्दी निपटा देना, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो उसको तुरंत उस पर ऑर्डर पास मत करना, उसको पढ़ लेना और फाइल रख के घर चले जाना। रात में जब सो गए तो उस फाइल के बारे में सोचना, और सोचते सोचते नींद आएगी, उस समय तक तुमको सोल्यूशन नजर आ जाएगा। तो सेम इज विथ यू, आप सोने से पहले एक बार उस कहानी को पढ़ लीजिए जहां तक आपने लिखा है, पक्का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और सोल्यूशन आप ही को सोचना है, कोई दूसरा नहीं सोचेगा। और बिल्कुल सोच लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। सर, जैसे आपने बताया कि हमें, अच्छा बेटा सॉरी, एक चीज और बता दूं, कभी कभी
एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सोल्यूशन होते हैं। तो आप ये भी कर सकती हैं कि उस कहानी को जो सोल्यूशन वाला पार्ट है 2 तरीके से लिख लें, 3 तरीके से लिख लें, जितना आपको समझ में आया लिख लीजिए, और फिर वही बात के 2-3 महीने बाद आप पढ़िए, उसमें से जो बेस्ट लगे उसको चूज कर लीजिए, बाकी दोनों हटा दीजिए। हाँ बेटा, सॉरी आप कुछ कह रहे थे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो युवराज, बोलो। सर मैं जैसे स्कूल में जब सिलेक्शन होता है कि कौन से बच्चे प्रेजेंट करेंगे, तब तो मैं कोई कमरे के अंदर होता है तो मैं पूरा पास हो जाता हूँ, और जिस दिन बात आती है कि आज प्रोग्राम है उस दिन मैं एब्सेंट हो जाता हूँ, मैं जा ही नहीं पाता स्टेज पे। स्कूल नहीं जा पाते हैं? नहीं, ये डरते हैं, स्टेज फियर लगता है इनको, तो ये फिर वहां जाएंगे तो उनको बोलना पड़ेगा, इसलिए फिर वो स्कूल नहीं जाते या अवॉइड किसी तरह करते हैं कि उनका सामना ना हो टीचर के साथ इस तरह से। तो इनको काम करना है अपने ऊपर असल में बेसिकली। अभी मैंने जैसे कहा कि एक फोबिया होता है, बहुत से लोगों को कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं या माइक फेस नहीं कर पाते हैं, तो ये डर लगना बड़ा नेचुरल है, सभी को शुरुआत में लगता, मैं भी डरता था। तो उसका एक तरीका है कि आपको जो चीज भी प्रेजेंट करनी है उसको पहले याद कर लीजिए, फिर घर में किसी बड़े, मम्मी का ड्रेसिंग टेबल होगा, उसमें बड़ा सा शीशा होगा, उसके सामने खड़े होके खूब प्रैक्टिस कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितने बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाएगा। फिर आप देखेंगे आपका डर खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है, मैं कर लूंगा। और फिर स्कूल में जब स्टेज पे जाएंगे तो किसी से भी आई कांटेक्ट मत कीजिए। आप अगर स्टेज पे हैं और किसी के चेहरे की तरफ देख रहे हैं और किसी से आंख मिली तो आप थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे। तो बिल्कुल सामने देखिए जैसे आप किसी को नहीं देख रहे, तो जो ऑडियंस में लोग बैठे हैं उनको लगेगा कि आप उनकी तरफ देख, तो आपको डर नहीं लगेगा, बिल्कुल कोई डर नहीं लगेगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना जो भी रोल होगा, जो भी पार्ट होगा उसको आप प्ले करेंगे, बिल्कुल मत डरिए, बस घर से प्रैक्टिस करके जाइए। और आजकल तो एक अपॉर्चुनिटी और है जो हम लोगों के टाइम पे नहीं थी, कि शीशे के सामने प्रैक्टिस किया, उसके बाद मोबाइल पे एक बार उसको रिकॉर्ड कर लिया। बहुत अच्छी चीज है ये, तो सामने रिकॉर्ड करें। हम तो अपनी प्रैक्टिस ही अब इसी पर कर लेती, मैं तो जूम पे ही प्रैक्टिस करके चेक कर लेती हूँ कि कैसे चल रहा है। तो इनके पास तो सबके पास अभी सब घरों में फोन है, सबके पास है। मोबाइल पे रिकॉर्ड कीजिए, फिर देखिए कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा था, नेक्स्ट डे फिर कीजिए, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हाँ बेटा बताइए कान्हा जी। आपने बोला था कि हमें थोड़ी सी स्टोरी लिख लेनी है, फिर थोड़े दिनों के लिए उसको भूल जाना है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर दोबारा वर्क करना है। तो हम उस स्टोरी को भूले ही कैसे? जैसे अभी तक मेरे को याद है, मैंने जो उषा मैम को दी थी। हाँ, शायद मेरे वर्ड्स नहीं, ये ना एक्चुअली बच्चे हैं ना, मैं बता मैं समझ गया, मैं बता देती हूँ बेटा। उनका ये मतलब है कि आपने लिखा ना, समझ लीजिए आपने इस पे लिखा, ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है, इसको इस कॉपी के अंदर रख दीजिए, ठीक है। थोड़े दिन बाद दोबारा वहाँ पर जब आप देखेंगे, अच्छा ये मैंने लिखा था, अच्छा ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, या हाँ अब मुझे कुछ सॉल्यूशन आ रहा है, तो आप उसको चेंज। भूलने का मतलब ये नहीं कि भूल जाना, मतलब कि उसको रख के थोड़े दिन छोड़ दीजिए। हाँ, भूलने का मेरा मतलब है कि उसके बारे में कुछ दिन सोचिए नहीं, बिल्कुल अपने माइंड से वॉश कर दीजिए और 2-3 महीने बाद पढ़िए। पूछो कान्हा। मैम आपने भी कहा था ना कि अगर जब हम पोएम लिखते तो फिर हम लगा देते सामने, उसके बाद सोचते आगे फिरते आके रेस। हाँ, मैंने भी कहा था, कई बार ना अटक जाते हैं कविता, तो मैंने कहा जितनी लिखी पेंसिल से लिखा करो, ताकि बाद में आप उसको रब करके ना लयात्मक शब्द डाल सको, अपने आसपास यहाँ लगा दो, आते जाते कभी देखते हो तो उसके बाद उसके ऊपर कई बार आ जाते राइमिंग वर्ड लिख दो, तो उससे क्या है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है, वही वो बता रहे हैं। हाँ बोलो मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए युवराज। मैम मैं सर की फोन वाली बात पे एक चीज कहना चाहता हूँ कि लोगों के पास घर चलाने के लिए पैसे ना हो, खाने के लिए पैसे ना हो, पर फोन जरूर होता है। अच्छा, तो वो तो बेटा अंदर मन में जो पीड़ा होती है ना, वो निकल आती है ना, है ना। चलो कान्हा कुछ और हो गया? मैं भी वो आइडिया यूज कर सकता हूँ, जैसे
मैं रिकॉर्ड करके ले लेता हूँ। हाँ। मुझे अच्छा लगता है तो ठीक है, मैं वही बोल देता हूँ, नहीं अच्छा लगता है तो चलेगा, मैं वापस करूँगा। तो वैसे ही मतलब अगर मुझे अच्छा लगे तो वही ठीक है, दूसरे को अच्छा लगे या ना लगे मुझे कुछ नहीं। अच्छा तो सर आपने बहुत सारी बातें की। मैम एक चीज और बता दूं, जैसे हाँ, अभी बच्चे ने पूछा भूलने वाली बात, हाँ जी। तो मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं। आपने पूछा था कि सबसे अच्छी कहानी कौन है, तो मैंने आखिरी सलाम का जिक्र किया। उसमें एक मैंने अजीब सी गलती की थी। एक सेंटेंस था कि आज घड़ी की सुइयां भी धीरे धीरे कुछ धीरे धीरे चल रही थी, उसको मैंने लिखा था आज सुइयों की घड़ी कुछ धीरे धीरे चल रही थी। और 4-5 बार पढ़ा, हमको वो नोटिस में नहीं आया। तो वही 2-3 महीने बाद जब मैंने उसको पढ़ा तो हमको लगा रहे तो मैंने गलत लिखा है। नहीं दिखाई देती, कई बार नहीं दिखती अपनी। हाँ सही बात है। तो आप अब जरा बच्चों को संदेश बता दीजिए। इतनी बातें तो सारी संदेश पूर्ण ही है जितनी भी आपने बातें की। तो एंड में हम जब वाइंड अप करते हैं सर, तो आप बताएं कि इनको क्या करना चाहिए कि ये वाकई अच्छा कुछ कर पाएं और सीखें आपके जीवन से। मैं तो ये बोलूँगी कि इतना कुछ कैसे लिखा, और पुरस्कार मिलना सर आसान नहीं होता, इतने लोग उस पुरस्कार में शामिल होते हैं और बड़े बड़े पुरस्कार। तो लिखना तो शुरू हो गया, लेकिन पुरस्कार तक जाने के लिए और क्या रास्ता है, या जो भी आप बोलना चाहें एक संदेश के नाम कुछ। देखिए, अगर आगे बढ़ना है तो सबसे जरूरी बात है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे वेल विशर आपके पेरेंट्स ही हैं। तो जैसा वो गाइड करें उनकी बात मानिए। उसके बाद आपके टीचर्स जो कहते हैं उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनिए और जो वो कहें उसको फॉलो कीजिए। और तीसरी चीज कि आप जिस भी फील्ड में हो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूवमेंट होगा। म्यूजिक में है तो उसमें रोज रियाज करेंगे तो आप प्राइज करेंगे। स्पोर्ट्स में है तो रोज खेलने जाइए। लिखना है तो रोज पढ़िए, रोज लिखिए। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आप में आता चला जाएगा, और पुरस्कार तो फिर आपके पीछे पीछे घूमेंगे। आपको सिर्फ परफेक्शन लाना है अपने काम में, जिस भी फील्ड में हो। पुरस्कारों को क्या, पुरस्कार तो सेकेंडरी चीज, वो तो मिलने आप सभी को एक दिन। देख लिया, मिलना ही मिलना है एक दिन। क्योंकि मुझे ये लगता है अगर ये बच्चे आज 2-3 महीने हो गए और बुक क्लब में हैं, इसका मतलब इनकी इच्छा है इसमें, है ना। जब इच्छा है इसमें तो लगन से लगे रहेंगे, और हम हर महीने जैसे कोई ना कोई हमारे पास एक लेखक कोई ना कोई आ ही रहे हैं। और जब इतने अच्छे व्यक्तियों का साथ मिलेगा तो मुझे लगता है कि इनके लिए दिल्ली दूर नहीं है। बच्चों ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है? सभी ने सुना होगा ना। बच्चों के चाचा नेहरू कहे जाते थे। तो बताते हैं कि वो जब इंग्लैंड में पढ़ते थे स्कूल में, तो महीने में एक बार हर बच्चे को आके भाषण देना पड़ता था। अगर भाषण नहीं दीजिए तो पेनाल्टी पड़ती थी। तो नेहरू जी कभी भी भाषण नहीं दे पाते थे, पेनाल्टी दे देते थे। अच्छा। और वही नेहरू जी बाद में प्रैक्टिस करते गए और कहते हैं कि उनके जमाने में उनसे अच्छा भाषण देने वाला पूरे देश में नहीं था। पूरा देश मंत्रमुग्ध होकर उनको सुनता था। तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही तो उनका इंप्रूवमेंट हुआ। तो आप लोगों को भी आगे चल के डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आप हो सकता है कोई प्रधानमंत्री बने, कोई राष्ट्रपति बने, कोई जज बने। बस प्रैक्टिस करते रहिए, राइज करते चले जाएंगे। तो आज हमारा कार्यक्रम अब यहाँ समापन की ओर है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि कई बार बच्चे ये भी बोलते हैं कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ ये किसी ने ऑलरेडी लिख दिया है, तो मैंने क्या अलग कर दिया, इसमें क्या है कि मैं इसमें कुछ नया कुछ कर रही हूँ। तो मैं यही जोड़ना चाहूँगी कि अभी कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। दुनिया में हर चीज़ करने का या फिर से करने के लिए अभी समय है, अभी वो बाकी है। सबसे महान तस्वीर अभी पेंट किया जाना बाकी है।
महानतम नाटक लिखा जाना बाकी है, सबसे अच्छी कविता अभी गाई जानी बाकी है। यानी हम जितना भी अच्छा लिख रहे हैं ना सर, मुझे लगता है फिर से कोई और है जो इससे भी अच्छा लिख जाएगा। तो और मुझे लगता है ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, यही हम लोगों से और आगे आएंगे, फिर इनके आगे आगे जनरेशन जो है दिन पर दिन ऐसे ही ये आगे आते जाएंगे। तो जितने भी रिकॉर्ड बनते हैं उनको कोई ना कोई तोड़ता है, कोई तोड़ता है, बिल्कुल। तो बोलो कान्हा, हम अब वाइंड अप कर रहे हैं, बोलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, बोलिए कान्हा। मैम मेरा भी है। अच्छा बेटा, मेरा भी है। अब बेटा वाइंड अप करना है ना? ओके हाँ, बोलो कान्हा, बोलो जल्दी बोलो कान्हा। मैम जब सब लीव करे तब मैं बोल दूंगा। अरे अभी लीव ही हो रहे हैं बेटा, बोलो। ठीक है मैम, मैं मुझे वो एक कहानी याद हो गई जो आपने वो सुनाई थी। अच्छा, वो हमारी बात ही बात है ना, अभी नहीं। एक काम कीजिएगा बेटा आप लोग, हाँ जी। जैसे प्रोग्राम की लिमिटेशन है कि इसके बाद दूसरा प्रोग्राम शुरू होना होगा, तो अब क्वेश्चन आंसर सेशन शायद खत्म हो जाए, लेकिन आप लोगों को जब भी आज कल या महीने 2 महीने साल 2 साल बाद जब भी कोई क्वेरी करनी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मैम से मेरा फोन नंबर ले लीजिएगा, हमको डायरेक्ट रिंग करके पूछ लीजिएगा। मैं हर समय अवेलेबल हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए। जी आयरा, आपको क्या पूछना है? कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आयरा पूछो। मैम मेरे को आपसे पूछना है। अच्छा वो बाद में बेटा, ठीक है, वो बाद में करेंगे। अभी लास्ट पूछना है। हाँ पूछो बेटा। सर मैं बच्चों की लिए स्मॉल स्टोरी नहीं लिख पाता हूँ ठीक से। जी, बच्चों के लिए मैं स्मॉल स्टोरी नहीं लिख पाता हूँ। लोहित, ये अभी हमने बताया था ना आपको कि पहले हमें बहुत पढ़ना है, समझना है ना हर चीज को, है ना। हम एक दिन में तो कोई भी लेखक नहीं बनता है ना। तो सर ने वैसे बताया, उन्होंने पहले बहुत पढ़ा लोगों को, है ना। तो हमें बहुत पढ़ना है पहले, जब हम पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ आने लगती है ना। हाँ, तो संजीव जी, अब आप चलते चलते अब कुछ और लास्ट में कुछ भी बोलना चाहें तो कृपया बोलें, फिर हम इसका बस मैं आपका और सभी बच्चों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझको मौका दिया इतने इंटेलिजेंट बच्चों से जुड़ने का, और मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखता रहूंगा। और सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, मुझे विश्वास है कि आगे चल के ये अपना और अपने माता पिता का सबका नाम रोशन करेंगे और देश का भविष्य उज्जवल करेंगे। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ आए, हमारे बच्चों का आपने मार्गदर्शन किया। हमारा वर्चुअल बुक क्लब इसी काम में संलग्न है कि किसी तरह इन बच्चों को मंच मिले। जैसा आपने कहा कि बच्चे बोलते वक्त शर्माते हैं, तो यहाँ पर जब बच्चे जुड़ते हैं तो उनको पहले ही बता दिया जाता है कि भाई इस हफ्ते तुम्हारी बारी है। तो 5-6 बच्चे जो हैं, कोई क्विज देता है, कोई कुछ करता है, कोई कविता पढ़ता है, कोई कहानी, तो मतलब ये एक क्लोज ग्रुप में ही ये धीरे धीरे फ्री होने लगते हैं। तो ये अपने घर जैसा वातावरण, जैसे समझ लीजिए 20 लोगों का अपना घर है ये, ठीक है ना। तो ये बार बार पलटता है और इसके बाद फिर दूसरे बच्चों की बारी आती है। तो हम लोग अब एक इवेंट भी करने जा रहे हैं 20 तारीख को, जिसमें कि हम थोड़ा सा ओपन भी करेंगे कि भाई दूसरे लोग भी शामिल हों। खास ये है कि इन बच्चों को मैं चाहती हूँ कि ये भी आगे प्रतियोगिता में भाग लें, थोड़ा सा देखें कि दूसरे लोग भी कैसे कर रहे हैं, तो एक दूसरे से सीखें। तो 20 तारीख को भी हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम अब उसके पोस्टर्स अब निकालेंगे। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि वर्चुअल बुक क्लब में बच्चे अधिक से अधिक जुड़ें और लिटरेरी एक माइंड रखें, क्योंकि लिटरेचर बहुत ज़रूरी है। आज भी जैसे पेंडेमिक के समय में जो लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, तो उनको आर्ट, म्यूज़िक और ये जो लिटरेचर है उसी ने बचाया है, क्योंकि इससे हमें रिस्पाइट मिलता है ना। हम बहुत परेशानी में जब होते हैं तो जब हम ये सब पढ़ते हैं तो हमारा मन दूसरी तरफ लगता है। तो आज आप आए, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा और हार्दिक धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए, हमें वाकई बहुत अच्छा लगा। हाँ, नमस्ते जी। कुछ बोलना है? अब क्या हो गया, कौन बोल रहा है? आयरा, क्या बोलना है? मेरे को बोले कि अगर हमें किसी और चीज में भी इंटरेस्ट है तो हम दोनों चीजों पे फोकस कैसे करें? समय बांट लो बेटा, समय बांट लीजिए और दोनों चीज की प्रैक्टिस कीजिए। डिसाइड कर लीजिए कि हमें इतने टाइम तक पढ़ना है, होमवर्क करना है, उसके बाद हमको ये चीज करनी है, उसके बाद ये चीज करनी है।
पहले से डिवाइड कर लीजिए। टाइम मैनेजमेंट का मैं एक वर्कशॉप करने जा रही हूँ वेडनेसडे को, यू कैन ज्वाइन। ओके, जैसे स्कूल में टाइम टेबल बनाया जाता है ना कि ये पीरियड इंग्लिश का होगा, ये हिंदी का होगा, ये मैथ का होगा, तो इसी तरीके से टाइम टेबल बना लीजिए हर चीज के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। वेलकम बेटा। चलिए, थैंक यू सर। हाँ सब लोग थैंक यू बोलो अच्छे थैंक यू से। सर। हाँ थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट। बाय। बाय कर दो, बाय कर दो। बाय सर। बाय सर, थैंक यू जी। बाय सर। बाय बेटा। और सुधा जी, बीना जी, आप आए यहाँ पर, हमें बहुत अच्छा लगा। कनिका जी आप भी यहाँ पर हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। सुधा जी यहाँ हैं, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे मैम? हाँ जी, क्या कहना था आयरा, आपको कुछ कहना था? जी जी बताइए। मेरे को आपसे कोई था प्रश्न पूछो। कि हम कभी इस बुक क्लब में सबसे बड़े ऑथर जो रस्किन बॉन्ड है उनको मिलेंगे? ओह माय गॉड सभी ऑथर्स बड़े हैं, जैसे हिंदी के क्षेत्र में मैंने बताया संजीव जी बहुत बड़े ऑथर हैं, है ना, तो हम थोड़ा और बुलाएंगे बेटा। हम एक बार हिंदी के बुला रहे हैं, एक बार इंग्लिश के, ऐसा मैंने किया है, सोचा है कि हर तरह से बच्चों को लाभ मिले। तो जब रस्किन बॉन्ड को भी बुलाएंगे आप? बुला सकते हैं, बुला सकते हैं रस्किन बॉन्ड के सभी के प्रिय लेखक हैं, हाँ बच्चों से बड़ों के सभी के। हाँ बहुत अच्छा। हाँ बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा बच्चों। हाँ सुधा जुगरान जी ने लिखा है। हाँ बहुत सुधा अच्छा। जुगरान जी, आपका धन्यवाद, आपको अच्छा लगा। तो हम बहुत खुश नसीब हैं कि आप भी यहाँ पर आई हैं। और मैं जानती नहीं, बीना मिश्रा जी को तो जानती हूँ, कनिका जी का मुझे नहीं ध्यान है। आप जानते हैं कनिका जी को? हाँ कनिका जी लखनऊ से हैं अच्छा और आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं। अच्छा अच्छा, कनिका जी आपका स्वागत है यहाँ पर। अब तो हम प्रोग्राम वाइंड अप कर रहे हैं, मैं जानती नहीं हूँ, तो हमें अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए और आप